कि जब घर वापस चले जाएं। तो देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो पत्रकारिता है भारत में, वो सबसे ख़तरनाक जो पेशा है उनमें से एक हो गया है। जो सीमा पर फौजी है उसे दुश्मन से ख़तरा होता है, यहाँ पर जो पत्रकार हैं उसे अपनी ही सरकार से ख़तरा है कि किस तरीके से उसकी आज़ादी और उसके जो अधिकार हैं उनको कुचला जा रहा है, पत्रकारों को पत्रकारिता से रोका जा रहा है, एक ख़बर एक ट्वीट से दूर हैं जेल जाने के। तो ये बहुत ख़तरनाक हालात हैं और ये बताते हैं कि भारत में जब पत्रकारों की हालत ख़राब होती है किसी भी देश में, तो इसका मतलब लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और लोकतंत्र की हालत ख़राब है, क्योंकि पत्रकार वो सच और जो हित है, जो हक है, उसके पहरेदार होते हैं। आप पहरेदार अगर हटा देंगे तो आप सोचिए कि उस घर का क्या होगा। मुझे लगता है कि देखिए, अफ़गानिस्तान जब मैं गई थी तो उसमें तालिबान ने उस वक्त बॉयकॉट किया था इलेक्शन का, तो ख़तरा ये था कि वो हर उस चीज़ को निशाना बना रहे थे जो इलेक्शन से जुड़ी हुई थी। उसमें एक तरह से अंग्रेजी में होता है कोलैटरल डैमेज, यानी ये हो सकता था कि इनडायरेक्टली वहाँ कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता तो मैं उसमें फंस जाती, मर जाती, या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती थी। मेरे ऊपर टारगेट नहीं था, लेकिन भारत में जो मेरे जैसे लोग हैं जो सच बोलने वाले हैं और सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो टारगेटेड हैं, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत में पत्रकारिता करना इस वक्त ज़्यादा खतरनाक है बजाय इसके कि किसी वॉर जोन में जाके रिपोर्टिंग करना। फ़र्क बहुत है। 2014 से जो पहले का हिंदुस्तान था उसमें तमाम जो कमज़ोर तबके थे उनको साथ लाकर लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी, संविधान को मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी। आप अगर, मैं किसी पार्टी की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अगर आप 10 साल देखिए मनमोहन सिंह सरकार के, तो उसमें तमाम तरह के वो कानून पास किए गए, चाहे उसमें राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, राइट टू फूड हो, इसके अलावा यानी तमाम अधिकारों से जुड़ा हुआ। तो जो सबसे बड़ा जो फ़िलॉसफिकल चेंज आया है वो ये आया है कि इससे पहले बात हो रही थी 10 सालों में कि आपके अधिकार क्या है, आज बात हो रही है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपके धर्म क्या है। ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए, हम एक राष्ट्र बना रहे हैं, एक नया तरह का राष्ट्र बना रहे हैं, धर्म पर आधारित राष्ट्र बना रहे हैं। आप अपने अधिकार भूल जाइए कुछ देर के लिए, आप सिर्फ याद रखिए कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। तो जो हमारा संविधान है वो कर्तव्य पर आधारित नहीं है, वो आधारित है अधिकारों पर। तो संविधान की जो पूरी परिभाषा है वही बदली जा रही है, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो युवा थे हमारे और जो भारत के लोग थे, वो खुद अपना एक सपना पाल के रखते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे पत्रकार बनना है, मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, या मुझे पैसा कमाना है। आज हो ये गया है कि एक उस सपने को दूर करके हर व्यक्ति को ये समझाया जा रहा है कि एक नया देश बनाया जा रहा है। आप अपना सपना भूल जाइए, आप उस देश में एक तरह के सैनिक के तौर पे काम कीजिए। आप एक व्यक्ति को आगे बढ़ाइए, एक देश को आगे बढ़ाइए, व्यक्ति को आगे बढ़ाइए। मैं सोचती हूँ ये 140 करोड़ लोग, उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं, उनके विवेक, उन सब का अपमान है ये। देखिए, मुझे लगता है कि उम्मीद बन के आया। जैसे मैंने कहा कि बहुत बुरा कुछ हुआ है पिछले 10 सालों में, लेकिन बहुत अच्छी भी चीज़ें हुई हैं। अब आप इतने सारे लोग मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने किसी टीवी एंकर को ऐसा सवाल करते हुए नहीं सुना। मुझे लगता है टीवी एंकर तो सोचते ही नहीं हैं। आप लोग सोचते हैं, समझते हैं, सवाल पूछ रहे हैं और हिम्मत रखते हैं सवाल पूछने की। तो ये एक उन अच्छी चीज़ों में से एक है जो इस 10 साल की एक तरह से मैं कहूँगी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकला है। कुछ अच्छी चीज़ें निकली हैं और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि ये एक तरह से जो मीडिया है उसका लोकतांत्रिकरण भी हुआ है। पहले ये होता था कि कुछ अखबार, कुछ टीवी चैनल्स पत्रकारिता के और लोकतंत्र के गेटकीपर बन गए थे, पहरेदार बन गए थे कि हमसे निकल के आपको जाना पड़ेगा। आज वो कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक फ़ोन है और एक इंटरनेट कनेक्शन है, वो अपने आप में एक ब्रॉडकास्टर बन सकता है। तो ये जो नई क्रांति शुरू हुई है, इसको रोका नहीं जा सकता। जो बीज बोए गए पिछले 10 साल में, अब उसकी फसल कट रही है। अंग्रेजी में कहते हैं कि कल्मिनेशन का वक्त आ गया। वो रंग ला रही है तमाम नफरत, बंटवारा और गैर बराबरी कि जिसमें न सिर्फ कि वो लोग, बल्कि मैंने जैसे कहा कि हिंसा का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो तो खुद स्टेट बन गया है। तो जब नफरत को एक स्टेट का एक तरह से सैंक्शन है, तो फिर इसमें इस तरह के इंसिडेंट, ये तो सिर्फ सिम्टम की तरह से देख रहे हैं आप। जो बीमारी है वो तो कहीं और है। देखिए, मुश्किल तो बहुत है, लेकिन कभी कभी हिम्मत एक आदत भी बन जाती है। और मुझे नहीं लगता कि इस देश के जो पत्रकार हैं या इस देश के जो करोड़ों गरीब लोग हैं, मुझसे ज़्यादा बहादुर वो लोग हैं जो इस देश का गरीब है, जो सब कुछ अपने सीने पर झेल रहा है और एक फ़ौजी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके पास ना कोई अधिकार है, ना कोई आज़ादी है, उसके पास ना ही कोई आर्थिक आज़ादी है, ना सामाजिक आज़ादी है, ना राजनीतिक आज़ादी है, उसके बावजूद भी झेल रहा है। तो उन तमाम लोगों की जो हिम्मत है, उसी से मुझे भी हौसला मिलता है। और मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा जो बहादुर हैं वो करोड़ों गरीब लोग हैं इस देश में। देखिए, मैं राजनीतिक तौर पे बहुत अलग हूँ। मेरा राजनीति के साथ बिल्कुल संबंध नहीं है।
बस मैं तो यही कहता हूँ कि इंसानियत को आगे लेके आना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी पार्टी है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। बहुत अच्छा उपराला है, ऐसे उपराले होने चाहिए। ऐसे उपराले हम सभी को एक दूसरे के साथ लेके आने की कोशिश करते हैं और ऐसे उपरालों के साथ ही जो एक दूसरे से दूरियां हैं, भेदभाव है, हिंसाव है, वो खत्म हो सकते हैं। जैसे कि मुशावरत में अभी बहुत सी बातें आपने बताई हैं, तो हमारे व्यूअर को बताइए ताकि ये जो मुशावरत है उसके बारे में समझे और इंडिया वर्ल्ड में कैसे मोहब्बत फैला जाए। क्योंकि अभी आप मैंने स्टेज पे भी यही बोला है कि मानस की जात सब एक क्या पहचान। मेरे ख्याल ये अगर बात जहाँ अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर पे सब जग उपजया कौन भले को बंदे, अगर ये हम मैसेज समझ सकते हैं तो शायद सभी एक मान लें ना। सभी ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम भारत में रह रहे हैं, हमारे लिए भारत की एकता, भारत की अखंडता के लिए बात करनी चाहिए। इससे अच्छा